जय हिंद बच्चों। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के सेगमेंट की ओर हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स। और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। चलिए मैं लिख दूँ थोड़ा, क्या है ये, मैथ्स क्लास 9th है, आई मीन पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में समझना है आपको, लाइंस क्या है और एंगल्स क्या है, राइट है ना। तो आपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है। नहीं, सबसे पहली बात हमने आपको बताना है, कुछ इसके बेसिक डिफिनेशंस भी जानने जरूरी हैं अभी। सबसे पहले बात, पॉइंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ए शार्प डॉट, समझिए यहां पर, अ शार्प डॉट इज नोन एज पॉइंट। ध्यान देना है कि किसी शार्प डॉट को हम किस नाम से जानते हैं? पॉइंट के नाम से जानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसको हम कैपिटल ए से, कैपिटल पी से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए कि इट इज डिनोटेड by a single capital letter of English alphabet। ध्यान रख लेना है कि सिंगल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे पॉइंट हुआ, यह भी पॉइंट है, यह भी पॉइंट। अब समझना है क्या लाइन, लाइन क्या होता है, इसके लिए आपने पढ़ा छोटे क्लास में, लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, राइट। ये जो दोनों दिशाओं में फैलती है, लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। इट इज डिनोटेड बाय a small letter of English alphabet. It is denoted by small letter of English alphabet। समझने की जरूरत है। जैसे इसको ऐसे कर दिया रिप्रेजेंट, कभी कभी ऐसा भी होता है, समय ऐसा कर दिया लाइन, इसके पहले 2 पॉइंट्स एक्स दे दिया, यहाँ पर वाई दे दिया। दिस इज ऑल्सो लाइन, यानी लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह भी है, ऐसे भी कर सकते हैं लाइन को डिनोट, या स्मॉल एल कर दीजिए। आप ये दोनों तरीका से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने समझ में आया पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। अब लाइन के बाद बारी आती है लाइन सेगमेंट की। किसकी बारी आती है? लाइन सेगमेंट की। ध्यान से सुनते रहना, ये बेसिक कंसेप्ट है। जिन बच्चे को इन तमाम चीजों की जानकारी हो गई, वह एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है, ना तो उसके, क्योंकि अभी पैटर्न टाइम टू टाइम बदल रहे हैं, हमारे यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। तो इस केस में हमारे कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए ताकि आप छोटे क्वेश्चन को भी ना छोड़ पाए। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज टू इन पॉइंट्स। ध्यान से सुनना, लाइन में हैविंग नो इन पॉइंट्स, बिकॉज दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। यह दिखाता है कि ये इनफाइनाइटली बढ़ती जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, राइट है ना। ये दोनों तरफ इनफाइनाइट रूप से बढ़ती जाती है। लेकिन लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं। लाइन सेगमेंट, दिस वन, सपोज ए है और ये बी है, एक्चुअली ये दोनों पॉइंट है, इसलिए इसकी फिक्स लेंथ है और उसको ए और बी, दिस इज लाइन सेगमेंट। क्या लिखा है मैंने? इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज टू इन पॉइंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों में समझ में आ गया अंतर होगा, लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन। ध्यान देना, यह इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। It has two in points. It has no in point, it has two in points. It is denoted by a small letter of English alphabet. It is denoted by two fixed points, right? ध्यान रखना है, तमाम चीजों की जानकारी जो है लाइन सेगमेंट। नाउ रे क्या होता है? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन हैविंग, ध्यान से सुनना है,
one in point, having one in point, it is also part of line, having one in point. सपोज जीरो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, उसको हम एरो आई मीन इसको रे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रे. लिखने का तरीका अभी क्या है, इसे ओ ए इसके ऊपर एरो लिख देंगे. जिधर एरो लगी हुई है इसका मतलब उधर जा रही है, और वह जो पॉइंट है वह इनिशियल पॉइंट है. समझने की जरूरत है यहाँ. ठीक है, ये हुआ. लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, रे समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया, सॉरी पॉइंट समझ में आ गया. नाउ एंगल की हम बात करते हैं. एंगल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल क्या होता है. एंगल it is a figure formed by two rays with the same initial point. It is a figure formed by two rays with the same initial point. यानी सेम पॉइंट से अगर टू रेज निकलती है तो एंगल फॉर्म होता है. सपोज ओ ए एंड ओ बी, ध्यान से सुनना आप है ना, कि अगर सेम पॉइंट से टू रेज निकलती है, रेज का मतलब यानी एक इनिशियल पॉइंट है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो इस तरह से एक ही पॉइंट से अगर टू रेज निकलती है तो एंगल फॉर्म होती है. याद कर जाओ, इसको हम आर्म के नाम से जानते हैं. दिस इज आर्म, दिस इज ऑल्सो आर्म, ये भी आर्म है. और ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना है यहाँ पर है ना, इसके इंटीरियर पार्ट को ध्यान देना. ये इंटीरियर पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको हम? इंटीरियर पार्ट. इंटीरियर पार्ट. इसके बाहर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? हम एक्सटीरियर पार्ट. एक्सटीरियर पार्ट. समझ में आ गया? अब समझना क्या है, इंटीरियर पार्ट एक्सटीरियर पार्ट समझ में आ गई बात है. दूसरी तरफ अगर हम एंगल की बात करें, ऐसे यहाँ पर सेम पॉइंट से ऐसे रे कर रही है ना, यहाँ पर ए है, ओ है, यहाँ पे बी है, इसको आर्म बोलते हैं. यानी ओ ए एंड ओ बी क्या हो गई? आर्म्स हो गई. आर्म्स ऑफ द एंगल. दूसरा ओ जो है वो वर्टेक्स होगी. क्या होगी? वर्टेक्स. याद कर जाइए क्या होता है वर्टेक्स. होता है क्या है? द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. वह पॉइंट जो कॉमन हो, आई मीन सभी में हो, और इनिशियल हो, जहां से रे शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. वह जो पॉइंट कॉमन है और साथ में इनिशियल है वो होता है वर्टेक्स. और इसको ओ ए एंड ओ बी, दीज आर द टू आर्म्स, एंड ओ इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल. रिटेन एज, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको लिखते कैसे हम? रिटेन एज. एक्चुअली यह इसको लिखा ऐसे जाता है, जैसे यहाँ लिख दी एक लाइन यहाँ पर, यह डिनोटेड है ना, यह सिंबल ऑफ एंगल. एंगल इसको क्या लिखते हैं? सिंबल ऑफ एन एंगल. ऐसे इसको लिखते हैं बी ओ ए एंगल, बी ओ ए लिखें, या एंगल ए ओ बी लिखें, या एंगल ओ लिखें. ए ओ बी यानी एट एनी कॉस्ट वो जो है बीच में होना चाहिए. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे. यानी एंगल को लिखने का तरीका ए ओ बी और बी ए ओ हो सकता है. राइट है ना? एंगल्स जो है ना, एंगल्स आपने देख लिया. एंगल्स है ना. अब जो है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एंगल्स आप देखो. आप क्या पढ़ो? आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स. राइट. पहला जीरो एंगल. क्या था यहाँ पर? जीरो एंगल. समझने की जरूरत है. जीरो एंगल. दूसरा एक्यूट एंगल. तीसरा राइट एंगल. चौथा ऑब्ट्यूज एंगल. पांचवा रिफ्लेक्स एंगल. छठा कंप्लीट एंगल. अब आप समझ लीजिए ये जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, आई मीन कंप्लीट एंगल है. एक स्ट्रेट एंगल भी होती है, राइट है ना. चलिए कोई नहीं है ना. तो इन चीज को समझिए आप क्या है जीरो एंगल. देखिए अभी आपने पढ़ा कि जब सेम पीस ऑफ आई मीन एक ही पॉइंट से अगर टू रेज निकलती है तो एंगल फॉर्म होती है. राइट है ना. यह जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ऐसे घूमने की दर,
इसी से उसकी मैग्नीट्यूड वैरी करती है, यानी बढ़ती है घटती है। जब दोनों एक ही जगह होगा, जैसे यहाँ पर यार ये यहाँ पे O और A और B भी अगर यही है, यानी कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट पर कोई एंगल फॉर्म ही नहीं हुई, कोई सबटेंड नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 0 डिग्री। क्या हुई यहाँ पर 0 डिग्री। डिग्री को स्मॉल लेटर में आई मीन छोटा सर्किल ऊपर लिखते हैं, राइट ना। इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 0 डिग्री, राइट है ना। एक्यूट याद कर जाइए। इसी तरह से एंगल फॉर्म होती है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 डिग्री से, याद कर जाना इसके लिए, 0 डिग्री से बड़ी होगी, एक्यूट है ना, और 90 डिग्री से छोटी होगी। एंगल लिखने का जो तरीका है, ऐसे सीधा होना चाहिए नीचे वाला पार्ट, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। यह वैल्यू इसकी होती है, एक्यूट की होती है। जो राइट एंगल में क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है, यहाँ पर जो 90 डिग्री, डायरेक्ट याद रखना 90 डिग्री इसकी मैग्नीट्यूड होगी, वह राइट एंगल होगी। ऑब्ट्यूज क्या होती है, 90 डिग्री से बड़ी होगी, 90 डिग्री से बड़ी होंगी ऑब्ट्यूज, और 180 डिग्री से छोटी होगी। याद कर जाना है, इस तरह की कंडीशंस को फुलफिल करे तो वह ऑब्ट्यूज होंगी। रिफ्लेक्स, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया यहाँ पर लिखना, एक स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल नाम से भी पता चल रहा है, जिसकी मैग्नीट्यूड 180 डिग्री होती है, यानी सीधा लाइन के फॉर्म होने से जो एंगल फॉर्म हो रही है वो स्ट्रेट होंगी, यानी उसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। रिफ्लेक्स में क्या है, वह 90 आई मीन 180 से अधिक होगी, 180 से अधिक होगी रिफ्लेक्स, और 360 से कम होगी, राइट है ना। इस तरह से आप याद रखेंगे रिफ्लेक्स एंगल है। और कंप्लीट एंगल जो होती है वह निश्चित रूप से वह 360 डिग्री के बराबर होती है। तो जिनको यह याद हो जाएगा, यह सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स आई मीन टाइप्स ऑफ एंगल्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये तो छोटे क्लास में भी पढ़ना था। प्रॉब्लम क्या है, पेयर्स ऑफ एंगल्स के साथ है। पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स, और एंगल्स हैं उसके पेयर्स जो है, आई मीन दो एंगल एक साथ आती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। ध्यान देना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या समझना है। इसके लिए समझने की बात यह है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, तो ध्यान से सुनिए, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो एक निश्चित पॉइंट पे कट करती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन याद कर जाना है। द कॉमन पॉइंट, ध्यान दें, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस केस में यह एंगल इसके बराबर होंगी और यह एंगल इसके बराबर होंगी। यह याद कर जाना है कि सामने वाली एंगल इसके बराबर होती है, इसके बराबर हो जाएगी। कोई भी दो लाइन आपस में कट करेंगी, है ना, ऐसे कट करती है, यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर होगी। तो समझने की जरूरत है कि जब सामने वाली एंगल बराबर होती है उसको हम वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। एक टाइप तो इसका यह है। दूसरा लीनियर पेयर। क्या होता है यहाँ पर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, जैसे एक लाइन सीधी लाइन है, जैसे आपको बताऊं मैं, यहाँ पर यह एक लाइन सीधी है, सीधी लाइन है, इस पर कोई लाइन आगे पड़ती है, तो इस केस में इसका सम और इसका सम दोनों, सपोज एक्स है या वाई है, तो एक्स प्लस वाई की सम क्या होगी, 180 डिग्री होगी। क्या होगी यहाँ पर, 180 डिग्री होगी। दिस इज फॉर्मिंग लीनियर पेयर। यह क्या होता है, लीनियर पेयर। याद कर जाना है, यह क्या होता है, लीनियर पेयर, जिन्हें दो का सम 180 डिग्री फॉर्म करता है और इस तरह से हो, याद करना, एक सीधी लाइन पे हो, नहीं, वह लीनियर पेयर फॉर्म करता है। चलिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है लीनियर पेयर, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है एडजेसेंट एंगल्स। तीसरा क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। यह थोड़ा सा खतरनाक है। एडजेसेंट का मतलब बगल वाला होता है। इसके लिए क्या याद कीजिए, यहाँ पे क्या है कंसेप्ट है कि टू एंगल्स, कंडीशंस है इसके। एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स की, इसलिए एडजेसेंट एंगल समझना क्या है। यहाँ पर देखिए, टू एंगल्स आर सेड टू एडजेसेंट, ध्यान देना यहाँ पर, टू एंगल्स आर said to be
adjacent if they have common vertex and दूसरा interiors do not overlap each other. ध्यान देना है कि two angles are said to be adjacent. Two angles are said to be adjacent. Suppose कि यह एंगल है, यह एंगल, इसके बीच में एक ऐसा एंगल ले लेते हैं, राइट हैंड, और दूसरी तरफ देखिए, इसको देखिए O A B और C, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 देखी जाए, ऐसा लीजिए AOB, एंगल AOB और एंगल BOC को देखिए, इन दोनों को देखिए आप जरा एक बार ना, AOB यानी ये इसके इंटीरियर्स ये है और इसके इंटीरियर्स ये है, तो इंटीरियर्स डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, राइट है ना, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा कॉमन वर्टेक्स, वो जो वर्टेक्स है यह AOB के लिए भी है और BOC के लिए भी वो वर्टेक्स है, यानी यह दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो AOB क्या हुआ, एडजेसेंट हुआ किसका, BOC के। लेकिन अगर हम यही चीज ऐसे करते हैं, ऐसे सपोज AOB और C करते नहीं, तो सेंस में क्या है, देखिए AOB को देखो आप यहाँ पर, AOB एंड OBC करें, OBC, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? अब सोचिए एक मिनट, इसके इंटीरियर्स तो बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल सही, इसका इंटीरियर है, इसका इंटीरियर है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स यदि यह वर्टेक्स इसका B है और इसका O है, यह वर्टेक्स कॉमन नहीं है, दैट इज व्हाई यह कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, यानी यह एडजेसेंट नहीं हुआ। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड इंटीरियर्स, कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म भी कर दो आप यहाँ पर, कॉमन आर्म, इसके आर्म्स भी कॉमन होने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, इंटीरियर से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो कुल मिला करके ये जो कंडीशंस हैं अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वह क्या है, वह एडजेसेंट एंगल फॉर्म करते हैं, और एडजेसेंट ही लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। टू एडजेसेंट, याद रख लेना है कि एडजेसेंट फॉर्म्स अ लीनियर एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म a linear pair only when their non-common arms are on opposite sides, समझने की बात है कि अगर एडजेसेंट फॉर्म कर रही है लेकिन जो कॉमन आर्म है, ध्यान देना ऐसे देखिए, ऐसे ये दोनों एडजेसेंट हैं, क्यों हैं, देखिए इसके इंटीरियर सेपरेट हैं, इसके इंटीरियर सेपरेट हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला कंडीशन ठीक है। ये कॉमन आर्म भी है, ये इसके लिए भी है और दूसरे के लिए भी है, ये आर्म कॉमन भी है, ठीक है। दूसरा भी कंडीशन, इंटीरियर्स सेपरेट हैं एंड कॉमन वर्टेक्स, वो जो पॉइंट वो कॉमन है वो बोथ एंगल्स के लिए कॉमन है, दैट इज व्हाई। एंड तीसरा कंडीशन, आई मीन टू एंगल्स आर सेड टू बी adjacent if they have a common vertex, common arm and interiors do not overlap each other। इस केस में ये दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशंस फुलफिल करें तो इस केस में क्या लिखो, A लिखो, O लिखो, यहाँ पे B और यहाँ पे C ले लेते हैं, नहीं तो AOC और BOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC क्या फॉर्म करें, लीनियर पेयर फॉर्म करें, क्या फॉर्म करें, लीनियर पेयर। एक्चुअली यह C है, AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर एज नॉन कॉमन आर्म, ये तो कॉमन आर्म हुआ, ये जो दोनों आर्म्स हैं वो नॉन कॉमन है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन को जा रहे हैं, एक राइट को जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा है, इट मीन्स यह अपोजिट है, या ईस्ट को जा रहा है या वेस्ट को जा रहा है, इसका मतलब यह एक सीधी लाइन फॉर्म करी। इस केस में याद कर जाइए, एट अ लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। एट अ लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह आपको क्वेश्चन बनाने में बड़ी मदद करेगा, आप याद कर जाइए इसको, ठीक है। तो आपने समझ में आ गया कि एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर समझ में आ गया, राइट है ना। अब है सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब समझिए क्या होता है,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स की, तो निश्चित रूप से दो एंगल हो, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? इफ सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, then they are called supplementary angles. Supplementary angles. अब आप समझिए, जिन दो का सम 180 डिग्री होगा, सपोज किया एक अगर 50 डिग्री है तो दूसरा 130 लेना पड़ेगा, तभी तो 180 होगी ना। सपोज है 20 डिग्री तो एक 160 डिग्री लेना पड़ेगा। अब आप क्या समझे, जिन दो का सम, दो एंगल तो होंगी, जिन दो का सम 180 हो जाए तो वह पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री अगर कोई एंगल गिवन है, यानी एंगल की मैग्नीट्यूड गिवन है, उसकी सप्लीमेंट फाइंड करनी है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180। जैसे क्वेश्चन आता है, सपोज 50 डिग्री है नहीं, गिवन एंगल है, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट क्या होगा, क्या लिखेंगे, इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, राइट है ना, यानी 130 डिग्री होगा। क्या होगा? 130 डिग्री होगा। समझ गए? इसी तरह कोई भी और भी एंगल ले लेंगे, सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए 180 से माइनस कर देते हैं। अब बारी आती है कम्प्लीमेंट्री की। इसकी बारी आती है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान देना है, जिन दो का सम, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसमें क्या था? 180 था। एक बात और जानना जरूरी है, लीनियर पेयर तो वो सप्लीमेंट्री भी फॉर्म कर रहा है, लेकिन याद कर जाओ यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो का सम 90 डिग्री है तो वह कम्प्लीमेंट्री होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सपोज यहाँ पर सपोज 30 डिग्री लिया नहीं, देयरफॉर इट्स कम्प्लीमेंट कितना जाएगा, कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। आप उसको माइनस कर दो नहीं, यानी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी कुल मिला करके आपको यह समझ में आ गया होगा कि कम्प्लीमेंट्री के लिए 90 से माइनस करते हैं और सप्लीमेंट्री के लिए 180 से माइनस करते हैं। यह बेसिक कंसेप्ट था, क्योंकि आपने वर्टिकली अपोज, आप इस चैप्टर में वर्टिकली अपोज देखना है, या इसके बराबर या इसके बराबर, यह वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट की जरूरत है, सप्लीमेंट्री की जरूरत है, कम्प्लीमेंट्री की जरूरत है, एडजेसेंट एंगल की जरूरत है, लीनियर पेयर की जरूरत है। जिन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को समझ लिया उनको चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सेगमेंट में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से बेसिक कंसेप्ट को हम समझें, और इस ज्योमेट्री के जो एक हमारे मन में एक फोबिया है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, इसको हम आज परमानेंट रूप से एलिमिनेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।